दोस्तों 3 अरब 80 करोड़ डॉलर बस इतना लगाया था चाइना ने, और वो भी सिर्फ 3 साल में अफ्रीका की सबसे लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन में से एक को खड़ी करने के लिए। जहां हम सोचते हैं कि एलिवेटेड रेलवेज सिर्फ दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका में ये हाईवे उससे कहीं तेज बनकर खड़ी हो गई है, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां पर पहले धूल भरी सड़क और खालीपन था, आज वहां लगभग 500 किलोमीटर लंबी एक रेलवे लाइन खड़ी है। जी हां दोस्तों, इंजीनियर्स ने इस वाइल्ड नेचर के ऊपर सैकड़ों फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाए हैं, ताकि ट्रेन्स जमीन के ऊपर से गुजरे और सवाना के मैदानों की जिंदगी में कोई डिस्टरबेंस ना हो। और इन पटरियों के नीचे आज भी अफ्रीका वैसा ही जी रहा है जैसा इंसान के आने से पहले था, यानी वही जानवरों का झुंड, शिकारी जानवर और सदियों पुराने माइग्रेशन के रास्ते। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ अफ्रीका का ट्रांसपोर्ट मैप ही नहीं बदला है, बल्कि कंस्ट्रक्शन का पूरा तरीका ही बदल दिया है। और अंत में आप जान पाएंगे कि इस रिकॉर्ड स्पीड के पीछे असल में क्या था। हम पूरे एलिवेटेड रेलवे लाइन पर कदम दर कदम चलेंगे और देखेंगे कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या कहती है। ये वो प्रोजेक्ट नहीं था जहां पर फावड़े वाले मजदूर लगते थे। वो जमाना गया, वो भूल जाइए। अब आप सोचिए कि क्या आपने कभी 500 टन वजनी कोई मशीन देखी है जो खुद ब्रिज बनाती हो। इस मशीन का स्टील फ्रेम लगभग 100 मीटर लंबा है, जो कि एक कंक्रीट पिलर के किनारे पर खड़ी होती है और अपने हिस्से खुद आगे बढ़ाती है, सीधी खाली हवा में। यह किसी खतरनाक करतब जैसा दिखता है, लेकिन यह है प्योर कैलकुलेशन। इस मशीन को ब्रिज लेइंग मशीन कहते हैं। यह सिर्फ बीम नहीं रखती, ये एक नई इंजीनियरिंग फिलॉसफी का सेंटर है, जहां इंसान बस देखता है और मशीन वो करती है जो नामुमकिन लगता था। लेकिन रेलवे को 10 मिनट में 30 मीटर की रफ्तार से कैसे बढ़ाया जाए, यही है असली ब्रेक थ्रू। राज ये है कि चाइनीज इंजीनियर्स ने स्पैन्स रखने के पूरे प्रोसेस से इंसानों को ही हटा दिया है। जहां मशीन खुद कंक्रीट सेक्शंस उठाती है, उसे अपने फ्रेम पर ले जाती है और अगले कॉलम पर रख देती है। अब आप यहाँ पूछेंगे कि अगर सैकड़ों टन वजन के नीचे पिलर धंस जाए तो क्या होगा? तो इस बारे में बिल्डर्स बात नहीं करना चाहते थे। हर ऐसा ब्लॉक एक फॉर्च्यूनर जितना महंगा था और कोई भी गलती घातक हो सकती थी। लेकिन चाइनीज डिसिप्लिन में शक की कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट मायने रखता है। जहां पर एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक बिना रुके, बिना सोए चलता रहा। और दिलचस्प बात यह है कि एक ही दिन में रास्ता सैकड़ों मीटर लंबा हो जाता था। जब दुनिया के एक्सपर्ट्स लिख रहे थे कि यह बिल्कुल नामुमकिन है, तब तक ये रोड 1/3 बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी क्यों? आखिर क्यों चाइना इतनी तेजी से मशीन्स को भगा रहा है? तो दरअसल हर एक दिन की देरी लोन के इंटरेस्ट की वजह से करोड़ों का नुकसान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अब सोचिए अफ्रीका की गर्मी, वो भीषण गर्मी, और उसमें मेटल का क्या होगा? तो दोस्तों, रेल्स के मेटल्स को एक स्पेशल टेक्निक से हार्डन करना पड़ा, ताकि इक्वेटोरियल सन की तपती धूप में, जहां पर सरफेस का टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां पे ये रेल के ट्रैक्स टेढ़े न हो जाएं, क्योंकि जरा सी भी मीन बेंड एक हाई स्पीड ट्रैक को खतरनाक जाल में बदल देती है। लेकिन जानते हैं, इस मशीन के रास्ते में सबसे कठिन रुकावट क्या थी? ये पहाड़ नहीं थे, वो लोग थे जो हजारों साल से यहाँ रहते आए थे और रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में नेचर से टकराव से बचने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि वो बिना किसी नेचर को डिस्टर्ब किए हुए अफ्रीका के नेशनल पार्क के ऊपर से कई फ्लाईओवर्स बनाकर एलिवेट करते हुए रेलवे ट्रैक को गुजार देंगे। लेकिन इस शांति की कीमत पूरे देश के बजट से भी कहीं ज्यादा निकली। अब आप सोचिए कि जब किसी जानवर के घर के बीच से पटरियां बिछाई जाए तो क्या होता है? आमतौर पर लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि अफ्रीका के नेशनल पार्क वो जगह हैं जहां इंसान हमेशा बाहरी ही रहा है। लेकिन यहाँ केनिया ने एक बेहद महंगा रिस्क लिया। 120 किलोमीटर का रास्ता जो सच में पूरी तरीके से एलिवेटेड है, ताकि हाथी, शेर, जिराफ, जो वहां के रहने वाले ऊंचे लंबे जानवर हैं और हजारों साल से रह रहे हैं, वो बड़े आराम से एलिवेटेड ब्रिज के नीचे से आ जा सकें और उनकी जिंदगी, उनके हैबिटेट पर कोई असर न पड़े। यह सिर्फ एनवायरनमेंट की परवाह ही नहीं थी, यही एकमात्र तरीका ही था इंटरनेशनल सेक्शंस और एनवायरमेंटलिस्ट के प्रोटेस्ट से बचने का, जो इस प्रोजेक्ट को दशकों तक रोक सकते थे।
दोस्तों, ट्रेन यहाँ 5 मंजिले बिल्डिंग जितनी ऊंचाई से गुजरती है, लेकिन ये एक सवाल है कि उस जमीन में इतना वजन कैसे टिकता है जो कभी दलदल हुआ करते थे या आज भी कहीं कहीं दलदली हैं। और यही बिल्डर्स की एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती थी। जहां भारी मशीनरी के वजन के नीचे जमीन सच में पांव के नीचे से खिसक रही थी और इसके लिए इंजीनियर्स को एक ठोस रॉक फाउंडेशन की तलाश में 30 मीटर तक जमीन खोदनी पड़ी। अब जरा सोचिए ये स्केल कितना बड़ा है और ऐसे हजारों कॉलम्स, सैकड़ों टन कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ स्टील लगी है इसमें, और ये खंभे जमीन में 10 मंजिल बिल्डिंग जितनी गहराई तक उतरे हुए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि हजारों ऐसे पिलर्स आज सवाना के जंगलों में खड़े हैं। लेकिन ये सब बनाना इतना आसान भी नहीं था, तब भी बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा था। अब जैसे एक वक्त कंक्रीट की पूरी सप्लाई ही रुक गई थी, जब केन्या के लोकल फैक्ट्रीज इतनी बड़ी डिमांड झेल ही नहीं पा रहे थे, जबकि उनकी फैक्ट्रीज दिन रात चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी मटेरियल कम पड़ रहा था। इससे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन महीनों के लिए रुकने वाला था, लेकिन चाइना ने यह प्रॉब्लम सिर्फ 48 घंटे में सॉल्व कर दिया। और इसके लिए उन्होंने वो किया जो दूसरों को पागलपन लगता है, उन्होंने फैक्ट्रीज ऑन व्हील बना दी। मतलब वो फैक्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ चल रही हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ स्पीड बनाए रखने के लिए था या ये प्रोजेक्ट को लोकल लोगों की नजरों से पूरी तरह से छिपाने का एक तरीका था, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट के साइट्स पूरी तरीके से लोकल लोगों के लिए बंद होते थे, जहां पर सिर्फ चाइनीज स्पेशलिस्ट अपने रूल से जीते थे, बाहरी दुनिया से लगभग बिना कांटेक्ट के। खैर, कंक्रीट के लिए पानी तक स्पेशल टेक्नोलॉजी से प्यूरिफाई करते थे ताकि उसके साल्ट 10 साल तक स्टील रॉड्स को अंदर से बर्बाद न कर दे। और इसके लिए उन्होंने हर चीज एक दशक आगे की सोचकर प्लान की थी, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो था जमीन पर अपना मिजाज। जी हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन आसान है, बस रेत पर पटरियां बिछाओ और धूप का मजा लो। लेकिन सच में केनिया एक जियोलॉजिकल नाइटमेयर है। यहाँ की मिट्टी एक जीते जागते जीव की तरह बिहेव करती है। अब ऐसा समझिए कि यह लगातार बदलती रहती है। बारिश के मौसम में जमीन ऐसी चिपचिपी दलदल बन जाती है जो भारी एक्सकैवेटर को भी निगल सकती है, लेकिन गर्मी में इसी जमीन में इतनी गहरी दरारें पड़ती हैं कि उनमें गाड़ियों का पहिया फंस जाता है। ऐसी जमीन पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए परफेक्टली लेवल ट्रैक कैसे बिछाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जहां पर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन जा रही हो तो उसका 1 सेंटीमीटर का झुकाव भी तबाही मचा सकता था। लेकिन दोस्तों, इंजीनियर्स ने लेयर्ड पाई एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें ये पहले एक इंसान की ऊंचाई जितना गड्ढा खोदते हैं, फिर उसे अलग अलग लेयर से ग्रेवल, रेत और स्पेशल सिंथेटिक फैब्रिक जैसे जियो टेक्सटाइल से भरते हैं, जहां पर ये फैब्रिक्स लेयर्स को आपस में मिलने नहीं देती और जमीन के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करती है। लेकिन ये भी काफी नहीं था। आप जानते हैं कि उनकी सबसे महंगी चीज क्या निकली? वो था उनका ड्रेनेज सिस्टम, ताकि ट्रॉपिकल बारिश में एक ही रात में इनके सारे कंस्ट्रक्शन को बहा न दे, इसलिए पटरियों के किनारे हजारों किलोमीटर के कंक्रीट चैनल्स और ड्रेन्स बनाए गए, जहां पर पानी की हर बूंद को इसी चैनल से जाना था। नहीं तो सोचिए 2000 टन वजनी ट्रेन इन कटी फटी मिट्टी के बीच में धंस सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम का जिक्र करना और जरूरी है, वो है टर्माइट्स। जी हाँ, टर्माइट्स के आगे ये सब प्रोटेक्शन इनकी बेकार थी, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाना के कीड़े असली मालिक हैं। हर इंजीनियर का नाइटमेयर होते हैं टर्माइट्स। ये सबसे मजबूत केबल्स के इंसुलेशन तक को चबा जाते हैं और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट तक करा सकते हैं, जिससे निपटने के लिए चाइनीज केमिस्ट ने एक खास कंक्रीट और प्लास्टिक का मिक्स डेवलप किया, जो इस इंसेक्ट को भगाता ही नहीं है, मार भी देता है। दोस्तों, ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन भैया बिना ऐसी किसी टेक्नोलॉजीज के ये प्रोजेक्ट 1 साल में ही ठप हो जाता। खैर, इन सभी ट्रिक्स के लिए ऐसे मटेरियल्स चाहिए थे जो उतनी मात्रा में उपलब्ध ही नहीं थे। तब चाइना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस कंस्ट्रक्शन पर उसकी पकड़ पूरी तरीके से पक्की कर दी। और वो सिर्फ वर्कर नहीं लाए, वो पूरा सप्लाई इकोसिस्टम ही लाकर अफ्रीका में सेटअप कर दिया, जो प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी था।
लेकिन जब अफ्रीका के लोगों को लगा कि उनकी जमीन फॉरेन फैक्ट्रीज से भर गई है तो लोकल लोगों ने थोड़ा असहज महसूस करना शुरू कर दिया। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन मतलब कचरा, गंदगी, मटेरियल्स के सालों साल का इंतजार, ये सब एक आम बात हो गई थी। केन्या में ऐसा नहीं था। सोचिए, सवाना के जंगलों के बीच एक खाली जगह जहां केवल सिर्फ बकरियां चर रही थीं, वहां 14 दिन के अंदर ही एक मॉडर्न फैक्ट्री खड़ी हो गई और वो सब कुछ बनाती है। मतलब कंक्रीट स्लीपर से लेकर 50 टन तक के बीम तक को बनाती है। जहां पे ये मोबाइल फैक्ट्रीज पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर बन गई, जहां बाहरी किसी के लिए इसमें घुसना लगभग नामुमकिन था, जहां पे सिक्योरिटी का लेवल सख्त से सख्त था, जबकि वहां पर 25,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फैक्ट्री में लगभग सब कुछ चाइना से आया था। यहाँ तक कि वर्कर के यूनिफॉर्म्स, टूल्स, ड्राइंग से लेकर कैंटीन के यूटेंसिल्स यानी बर्तन तक चाइना से आए थे। अब आप यहाँ पूछेंगे तो लोकल बिजनेस का इसमें क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो भैया आपको बता दें कि केन्या की कंपनीज उस क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरी ही नहीं उतरती थी जिस पर चाइनीज अपना खास तौर पर यह प्रोजेक्ट तैयार किए थे। अब केन्या ने जो लोन लिया था उसके पैसे प्रैक्टिकली देश में आए ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा जो चाइना खास तौर पर प्रैक्टिकली केन्या के गवर्नमेंट को देना था वो प्रोजेक्ट तो चाइना की कंपनी ने ही ले रखा था। तो इस तरह से चाइनीज बैंक का पैसा दूसरे चाइनीज बैंक में ट्रांसफर होते रहते थे, जो कि इक्विपमेंट के पेमेंट के रूप में थे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि सारे वर्कर्स में कंप्लीट चाइना से नहीं थे, कुछ लोकल वर्कर्स भी थे, लेकिन इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का सामना करना पड़ता था। मतलब 1 मिनट की देरी पर फाइन, 3 शिफ्ट में काम या सख्त हायरार्की, मतलब जैसे टीम लीडर, प्रोजेक्ट लीडर, मैनेजर, ऐसे एक बहुत ही तगड़ी हायरार्की बनी हुई थी, जहां चाइनीज सुपरवाइजर्स मिलीमीटर्स लेवल तक की एक्यूरेसी मांगते थे, जिससे अक्सर लोकल स्टाफ से इनकी टेंशन भी होती रहती थी। लेकिन इसी स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन की वजह से ही ये प्रोजेक्ट सिर्फ 18 महीने में पूरा हो गया। हाँ, ये जरूर है कि इस स्पीड की कीमत $4 अरब का कर्ज था, जो कि केन्या की पूरी इकोनॉमी का तकरीबन 10% है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलेट्रल में केन्या ने चाइना को क्या दिया। तो ऐसे में डेटा के मुताबिक केन्या ने एकमात्र अपना डीप वाटर पोर्ट मोम्बासा गिरवी रख दिया चाइना को। दोस्तों, ये वही मोम्बासा है जो केन्या का क्रिटिकल हब है, जिसके जरिए पूरे केन्या रीजन की लगभग सारी फूड और फ्यूल आती है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसे में नहीं सोचना चाहिए था? तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप देखेंगे कि सनसेट के बाद इन खाली स्टेशंस पर क्या होता है। जब लाइट बुझती है तब जाकर रियलिटी डरावनी लगने लगती है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं उसकी जो आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पेजेस में छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा होता है। इसमें रेलवे के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट काफी वक्त तक देश में सबसे गुप्त डॉक्यूमेंट था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो असली सोशल एक्सप्लोजन का कारण बन सकते थे। जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत स्पेशलिस्ट को स्पेशल लीगल स्टेटस दिया गया था और लोन देने वाले को पटरियों के नीचे की जमीन पर ओनरशिप का हक भी दिया गया था। तो ऐसे में अगर केन्या तय वक्त पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसके मुख्य सी पोर्ट की मैनेजिंग कंपनी बदल सकती है, वो एक बाहरी लेंडर के हाथों में जा सकती है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि पूरे देश का समुद्री रास्ता बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये लीगल ट्रैप भी असली खेल नहीं है। अब क्या आप मानते हैं कि ऐसे रेलवे 3 साल में सभी स्टैंडर्ड्स तोड़े बिना बन कैसे सकती है? तो भैया इसके लिए चाइनीज कंपनी ने अपने डेडलाइन को पकड़ने के लिए कंक्रीट क्वालिटी एक्सप्रेस मेथड से पूरे कंट्रोल सिस्टम को अपने पहले पैसेंजर ट्रेन के चलते वक्त ही टेस्ट कर लिया था। अब आप इस बात से समझिए कि इतना बड़ा रिस्क था, लेकिन इसके सक्सेस के पीछे एक डार्क इकोनॉमिक रियलिटी छुपी हुई थी। अब देखिए, जब रेलवे खुली तो पता चला कि ये घाटे में है। स्टेशंस चमकते हैं, ट्रेन्स मिनट्स पर चलते हैं और टूरिस्ट भी खुश हैं। लेकिन मालगाड़ियों का हाल देखिए, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही भरी जाती हैं। मतलब समुद्र से जब राजधानी की तरफ बढ़ती हैं तो ये चाइना से इंपोर्ट हुए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाना लेकर जाती हैं और वापस क्या आता है? कुछ भी नहीं। यानी केन्या में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है ही नहीं जो इन ट्रेन्स के एक्सपोर्ट गुड्स को भर सके।
मतलब आने जाने वाले इस ट्रेन में जो खाली वैगन है उसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेन सिस्टम घाटे में है, जो हर मिनट बढ़ रहा है। नुकसान हर साल सैकड़ों करोड़ डॉलर्स का है। यहां तक कि प्रोजेक्ट को बैंकरप्सी से बचाने के लिए अथॉरिटीज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हजारों छोटे एंटरप्रेन्योर्स को तबाह कर दिया, जो एक बेहतर फ्यूचर का सपना देख रहे थे। और दोस्तों, खास बात यह है कि इन एंटरप्रेन्योर्स का जो फ्यूचर का सपना था, ये वास्तव में एक षड्यंत्र था। इसके लिए चाइनीज ने एक आर्टिफिशियल डिमांड बनाई थी, जो वास्तव में केन्या में कभी थी ही नहीं। और यही वो बात है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट न्यूज में आती ही नहीं। यहाँ तक कि इस रेलवे ने उस पुराने हाईवे के किनारे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जो दशकों से पोर्ट और नैरोबी को जोड़ती थी, जहां एक दिन में हजारों ट्रक ड्राइवर्स की जॉब चली गई, जहां केन्या गवर्नमेंट्स ने सिंपली सिर्फ एक ऑर्डर निकाल दिया और सब कुछ खत्म हो गया। जहां पर जानबूझ के एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे केन्या के बिजनेसमैन को लिटरली जबरदस्ती नई ट्रेन यूज करने पर मजबूर किया गया। अब भले ही ये उनके लिए फायदेमंद न हो और ज्यादा महंगा पड़े, लेकिन फिर भी ये इसलिए किया गया ताकि वैगन्स में कुछ तो भरे और इंटरनेशनल बैंक्स को रिपोर्ट्स में ग्रोथ तो दिखाई दे। ये एक ऐसा षड्यंत्र था जो पूरी दुनिया के तस्वीर में सामने साफ दिखाई दे रहा था। जहां पुराने हाईवे के किनारे बंद हुए हजारों कैफेज खाली हो गए, पेट्रोल पंप तक खाली हो गए, और छोड़ी हुई वर्कशॉप की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे रोड साइड टाउन्स जो ट्रक ड्राइवर्स की वजह से चलते थे, वो सिर्फ 6 महीने में वीरान हो गए। और यही थी स्पीड और चाइनीज प्रोग्रेस की असली कीमत। लेकिन इतना कठोर कदमों के बावजूद भी रेलवे प्रॉफिटेबल नहीं हुई। और आप ऐसे तो इसे समझ ही सकते हैं कि एक टिकट की कीमत कितनी होनी चाहिए ताकि प्रोजेक्ट बिना सब्सिडी के खुद चल सके। मौजूदा प्राइस से 10 गुना ज्यादा पे बिकती है। यानी केन्या में आज हर सफर एक नया कर्ज है, जो आज के पैसेंजर्स के पोते पोतियां चुकाएंगे। और यही सबसे जरूरी सवाल उठता है कि अगर ये रेलवे केन्या को घाटा दे रहा है, लोकल बिजनेसेस तबाह हो रहे हैं, तो चाइना को इससे क्या फायदा होगा? तो शायद जवाब टिकट के इनकम में नहीं, बल्कि स्पेस पर टोटल कंट्रोल में है। मतलब जो अफ्रीका की लॉजिस्टिक कंट्रोल करता है, वो उसके खनिजों तक पहुंच को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल सिर्फ कर्ज से नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी है, जिसे क्रिएटर्स की जानकारी के बिना हैक या रिकॉन्फ़िगर भी नहीं किया जा सकता। अब आप यहाँ जरूर जानना चाहते होंगे कि केन्या अपनी नई रेलवे खुद क्यों नहीं चला सकता? तो जवाब आपको शॉक कर देगा, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस ही नहीं है। वो अपने ही देश में पैसेंजर बन के रह गए हैं, जहां ड्राइवर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उनकी हर हरकत को देख रहा है। अब आप ऐसे में सोचते होंगे कि रेलवे सिर्फ रेल्स और स्लीपर्स हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आज के 21वीं सदी में ये एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क है। सारा सॉफ्टवेयर, सारे सिग्नल कंट्रोल कोड्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी सिस्टम्स सब चाइना में डेवलप हुए हैं। केनिया इंजीनियर्स को बस बेसिक ऑपरेशंस सिखाए गए हैं कि बस बटन दबाओ या सेंसर चेक करो, लेकिन उन्हें सिस्टम के कंट्रोल सेंटर तक जाने तक नहीं दिया जाता। जिसका मतलब है कि देश विदेश से मिलने वाले टेक्निकल सपोर्ट अब पूरी तरीके से चाइना और विदेश से मिलने वाले टेक्निकल सपोर्ट पर पूरी तरीके से निर्भर है। जहां पर केनिया अब स्पेयर पार्ट्स भी दूसरे देशों से नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो यूनिक चाइनीज कनेक्टर्स और इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल से मैच ही नहीं करेंगे। और भैया, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रैप। क्योंकि अगर कहीं कल केन्या लोन के कंडीशंस पर सवाल उठाए या पॉलिटिकल असंतोष दिखाए, तो सब कुछ एक पल में रिमोटली बंद हो सकता है। और दोस्तों, यही आधुनिक इन्फ्लुएंस का वो मॉडल है जो टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड पर टिका हुआ है। बस सर्वर पर कब्जा कर लो जो तुम्हारे नेशनल ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। बस ऐसे समझिए कि स्टेशंस पर हजारों कैमरास लगे हैं जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ हैं, जो कि चाइनीज डेटा सर्वर पर जाता है, जो कि लोकल अथॉरिटीज के पास सिर्फ उनका पार्शियल एक्सेस है। और ये सिक्योरिटी के बहाने केन्या पर टोटल कंट्रोल है। अब परेशान तो आप भी हो रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि क्या केन्या के पास ऐसी ब्लॉकेज का कोई प्लान बी भी है? तो सोर्सेज कहते हैं कि ऐसा कोई प्लान बी केन्या के पास अभी है ही नहीं, और वो दशकों के लिए इस सिस्टम में बंद हो गए हैं, जहां हर नया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उसी नोट को और कसता जा रहा है।
बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर की रोड कहते हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए ये एक भारी बोझ बन गया है। हमने दुनिया के उस हिस्सों में ऐसे सिनेरियोज देखे हैं जहां पर देशों ने अपने स्ट्रेटजीज एसेट पर कंट्रोल खो दिया है क्योंकि उन्हें वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे। तो भैया सवाल ये है कि क्या केन्या यही रास्ता दोहराएगा या ये किसी बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का सिर्फ एक पहला कदम है? क्योंकि केन्या तो बस एक पूरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्ट एम्पायर बनाने के उस ग्रैंड प्लान का एंट्री पॉइंट है और ये प्लान अपनी आंखों के सामने एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि एक रेलवे क्यों बनाया जाए जो पूरे कॉन्टिनेंट्स को रेल से जोड़ सके। अभी देखिए, इस वक्त चाइना इस रास्ते को युगांडा, रवांडा और साउथ सूडान तक खींचने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि पूरे ईस्टर्न अफ्रीका में एक जाइंट स्टील हाईवे होगा, क्योंकि जो ये रूट बनाएगा वो अगले 100 सालों तक इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा प्लेयर होगा। और यही प्लेनेटरी स्केल का गेम है, जहां पर रेलवे तो बस एक टूल है, वास्तव में कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल्स और उन सभी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली निकालने के लिए जिनके बिना आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर स्पीड वो बेट है जो उन गवर्नमेंट्स को अट्रैक्ट करती है जो वोटर्स को फास्ट विंस दिखाना चाहते हैं। एक तरीके से कंफर्ट का एक ऐसा तरीका जो लोगों को शांत रखने का है, ताकि वो ये न पूछे कि असल में इस जमीन का मालिक कौन है। फिलहाल असलियत ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ खूबसूरत ब्रिजेस नहीं बनाती, वो एक नई डिपेंडेंसी की इनविजिबल बाउंड्रीज भी खींचती है। जैसे अफ्रीका को ही देख लीजिए कि अफ्रीका के ये देश इस गेम में कितना आगे जाने को तैयार हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में अगला कौन सा देश इस जाल में फंसेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देश तभी अपना फ्यूचर खुद ओन कर पाएगा जब वो आज के कंफर्ट की कीमत चुकाना बंद कर दे। यानी ट्रेन्स सवाना में 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ जरूर रही हैं, लेकिन हर किलोमीटर के साथ चाइना का शिकंजा केनिया को कसता जा रहा है। और दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा कि आखिर इस बैटल में रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस की इस लड़ाई में आखिरकार विनर कौन निकलता है, क्योंकि ये रास्ता दुनिया का मैप हमेशा के लिए बदल देगा। फिलहाल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।